चलिए, तो भारतीय इतिहास हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़े हैं। तो समझते चलिएगा, सबसे पहले हम क्या पढ़े हैं? पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल को कितने भागों में बांट दिए थे? 3 भागों में, ठीक है। जितना हो सके बार बार आप इस चीज़ को दिमाग में डाल लीजिए, ताकि शुरू में आप अभी मेहनत कर लो, बाद में फिर आपको अदर कंटेंट पर फोकस करना है। पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल, और एक हम पढ़े थे आपका नव पाषाण काल। यहाँ तक सबको दिमाग में सेट हो गया होगा कि 3 भाग में बांट दिए थे। फिर से इसको हम 3 भाग में क्या किए हैं? डिवाइड किए हैं, ठीक है। एक आपका लोअर पैलियोलिथिक एज अर्थात निम्न पूरा पाषाण काल, फिर आपका मध्य पूरा पाषाण काल, और एक है आपका उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक। यहां तक अब आपके दिमाग में क्या हो जाना चाहिए? सेट हो जाना चाहिए पूरा, ठीक है। फिर यहां पर मैंने बताया एक नया मेटल, कौन सा? तांबा। कौन सा आपका? तांबा, ठीक। और यहाँ पर जो कॉपर होगा उसी के आधार पर हम एक नया एज पढ़ेंगे, कॉपर स्टोन एज, कैल्कोलिथिक एज, या इसी को कहेंगे ताम्रपाषाण काल, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे? ताम्रपाषाण काल। क्यों? क्योंकि नाम ही है, तांबा है और पत्थर, ऐसा नहीं है कि पत्थर जो स्टोन है उसका यूज करना बंद कर देंगे, तो दोनों यहाँ पर यूज होगा। इसलिए ताम्र मतलब तांबा, कॉपर, और पाषाण मतलब क्या है? स्टोन। तो दोनों को हम एक साथ समझेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक नया सिविलाइजेशन हमको दिखा था, जिसका नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद का अगला चैप्टर क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। अगर इसको हम पहला चैप्टर मान ले तो ये कौन सा चैप्टर हो गया? दूसरा, ठीक है। दूसरा में हमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, कहाँ कहाँ कैसे था मैंने कल आपको बता दिया था। फिर हम तीसरा जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो आपका कौन सा है? वैदिक काल। कौन सा है आपका? वैदिक, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि वैदिक काल का जो समय था वो 1500 से कितना है टोटल? 600 बीसी तक, ठीक है। और इसमें हमने 4 वेदों के बारे में, मुख्यतः कितने वेदों के बारे में पढ़ा था? 4 वेदों के बारे में। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, जैसा मैं फ्लो में आपको बता रहा हूँ ना, जैसा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, वैसा ही आपको लास्ट जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, तो ऐसी ही फ्लो में सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। और वो 4 वेद कौन कौन से थे? पहला कौन सा था? ऋग्वेद। कौन सा था? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद सामवेद। कौन सा वेद आपका? सामवेद। उसके बाद कौन था? यजुर्वेद। कौन था आपका? यजुर्वेद। और एक कौन था आपका? अथर्ववेद। लेकिन वेदों को लिखने के समय और उनके कल्चर के हिसाब से हमने 2 भागों में बांटा था। जिस समय ऋग्वेद लिखा गया था उसको हमने नाम दे दिया था क्या? ऋग्वैदिक एज या ऋग्वैदिक काल, ठीक है। और बाकी जो 3 वेद लिखे तो अलग अलग नाम न देकर, सामवैदिक, यजुर्वैदिक, अथर्वैदिक, अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इसको आपका नाम दे दिए थे पोस्ट या लेटर वैदिक पीरियड या आपका उत्तर वैदिक काल। और इसको भी समय को 2 भाग में बांट दिए थे। ये आपका 1500 से 1000 के बीच में लिखा गया था, और ये लिखा गया था 1000 से 600 बीसी के बीच में। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए अब, ठीक है, यहां तक का, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि ये जो इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड में लगभग 5 प्रकार के परिवर्तन हमको देखने को मिले थे, मुख्यतः 5 प्रकार के, ठीक है। और वो 5 प्रकार के जो चेंज हुए हैं वो क्या क्या था? तो मैंने आपको बताया किसी भी व्यक्ति का जियोग्राफी अगर बदलेगा, ठीक है, भौगोलिक जियोग्राफिकल चेंजेस, कौन सा चेंजेस आपका? भौगोलिक परिवर्तन। भूगोल बदलेगा तो मैंने आपको बताया क्या बदलेगा? इकोनॉमी, यानी कि आपका अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थव्यवस्था बदलेगा तो क्या बदलेगा? पॉलिटिकल लाइफ, अर्थात क्या बदलेगा? राजनीतिक जीवन, ठीक है। आर्थिक जीवन सबके साथ ऐसा लगा सकते हो जैसा भी आपको लिखना है। अगर ये बढ़ेगा तो सोशल लाइफ भी क्या होगा? चेंज होगा, अर्थात कौन सा जीवन? सामाजिक जीवन आपका क्या होगा? चेंज होगा। और उसके बाद आप ऑलरेडी वहां के परंपरा, रिचुअल्स को आप क्या करेंगे? ठीक है, चेंज करेंगे। तो धार्मिक और आपके परंपरा जो है ये आपका परिवर्तन होगा। अब मैंने आपको इसको बताया था कि परिवर्तन 2 प्रकार से होते हैं, एक आपका नेगेटिव और एक आपका पॉजिटिव।
तो जो ये ऊपर के 3 है वो सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन अभी इस पर डिस्कस करेंगे। और ये कौन सा था आपका नेगेटिव, यानी कि आपका नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब क्या है, सोशल इनइक्वलिटी आ गया, यानी कि समाज में क्या आ गई, असमानता, ठीक है। और एक क्या आ गया, बहुत ज्यादा क्या होने लगे, रिचुअल्स, अर्थात क्या हो गया, कर्मकांड। अब इसको जब भी कोई चीज नकारात्मक आती है तो लोग उसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पॉजिटिव में, यानी कि सकारात्मक में। और इसी की बेड़ा उठाने के लिए दो महापुरुषों का क्या हुआ, जन्म हुआ। एक का नाम क्या था, महावीर स्वामी, क्या नाम था, महावीर स्वामी। और एक का नाम क्या था जी, गौतम बुद्ध। पहले भी क्लास में मैंने इनके बारे में ही आपको जिक्र किया था, धर्म को जब बताया था तो। और इन्होंने जो अपनी सिद्धांत, अपनी फिलॉसफी, अपनी एजुकेशन जो लोगों को दिया, उसी को एक रिलीजन के रूप में हमने जाना। और इसी को कहा जाता है जैन धर्म, और इसी को क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म। मतलब हमारा तीसरा टॉपिक अगर वैदिक काल है तो याद रखिए, चौथा टॉपिक कौन सा हो गया, जैन धर्म, और पांचवा टॉपिक कौन हो गया, बौद्ध धर्म। ठीक है, यहां तक इस तरीके से आपको एक फ्लो में, मतलब कि ये हुआ है एक, अगर ये चीज क्लियर अगर आपका हो जाता है तो आप एकदम निश्चित तौर पर इतिहास को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब देखिए सकारात्मक यानी पॉजिटिव चेंजेस का मतलब क्या है, देखो भाई, खराब जगह से अच्छे जगह में आना, गरीब से अमीर बनना, ठीक है, राजनीतिक जीवन कम पावरफुल से ज्यादा पावरफुल बनना, ये सकारात्मक होगा कि नकारात्मक होगा, पॉजिटिव ही होगा भाई। ऐसा नहीं बोल सकते कि आज पहले मैं गरीब था आज मैं अमीर हो गया, मेरे साथ गलत हो गया, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको पॉजिटिव में देखेंगे। लेकिन देखो ये चीजें जब हुई तो इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन है, इससे भी कहीं ज्यादा जो चेंजेस, हालांकि ऐसा नहीं है, इस समय जो नया हम टाइम पीरियड पढ़ेंगे उसमें पांचों का रोल है, इनका भी रोल है। अगर इनका हम 40% रोल मानते हैं तो इनका कितना मानते हैं, 60%। इसमें हुआ क्या, देखिए पहले जो आपका, पहले लोग थे उसका जो जीवन था वो एकदम सामान्य, कॉमन लाइफ था, सामान्य जीवन। लेकिन जैसे जैसे भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजनीति बदली तो इनका जीवन जो है सामान्य जीवन से अब थोड़ा चेंज हो गया। कैसे, पहले इन लोग जो है किस पैटर्न में रहते थे, कबीला, किस पैटर्न में रहते थे, कबीला। कबीले का मतलब एक छोटा सा एरिया, इंग्लिश में से क्लैन या जिक्सी कहते हैं, ठीक है, क्लैन या जिक्सी, क्लैन शब्द भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, और अच्छा टर्म्स यूज करोगे तो इसे जिक्सी कहते हैं, ठीक है। तो ये जिक्सी के फॉर्म में रहते थे, कबीला मतलब एक व्यक्ति का एक कबीला हो गया, एक क्षेत्र, यहाँ बहुत सारे लोग रहते थे, और कबीले का एक प्रमुख हेड होता था जो इस कबीले को मैनेज करता था, इस कंट्रोल करता था। अब यहां भी कबीला है, यहां भी क्या है, कबीला है, यहां भी कबीला, यहां का भी एक ऐसा हेड होगा। तो इन लोग कबीले को, जो कबीला है उसको नाम दे दिया था क्या, जन, क्या नाम दे दिए थे, जन। तो जन मतलब, जन का फुल फॉर्म JANA, ठीक है, इंग्लिश में भी क्या लिखोगे, JANA। जन ही कबीला है, जन ही क्लैन है, जन ही जिक्सी है। जब कबीला लिखोगे तो जिक्सी लगाओगे, जन लिखोगे तो JANA। अब देखो इसका ये वाला कबीले का भी भाई भूगोल बदलेगा तो सबके लिए बदलेगा, अर्थव्यवस्था बदलेगी तो सबकी बदलेगी, राजनीतिक जीवन बदलेगा तो सबका बदलेगा। तो कहीं ना कहीं अब इनके पास अगर पैसा आएगा तो ये क्या चाहेगा, इस वाले जन को क्या करे, कंट्रोल करे। आप पुराना इतिहास देखिए, जितने भी आप वर्ल्ड वार के बारे में सुनते हैं, कोल्ड वार के बारे में सुनते हैं, ये सब क्या है, जो ताकतवर राष्ट्र होते थे, जो ताकतवर जो क्षेत्र होते थे, वो कमजोर क्षेत्र को अपने अधीन करने का क्या करते थे, प्रयास करते थे। भाई एक समय भारत भी अंग्रेजों का क्या रहा है, गुलाम रहा है। तो यहां पर ये जन क्या चाहेगा, ये जन चाहेगा कि इस जन को क्या करे, कंट्रोल करे। और ये जन जब इसको कंट्रोल कर लेगा तो अपना नाम बदल देगा कि मैं सभी जनों से बहुत बड़ा हो गया, अब मेरा क्षेत्र क्या हो गया, जनपद हो गया। यानी एक जन जब दूसरे जन को अपने कंट्रोल में ले लेगा तब वहीं से किसका जन्म होगा, जनपद का जन्म होगा। अब देखो धीरे धीरे पूरा एक समय अब कोई जन नहीं रहेगा, सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जनपद। एक दूसरे को हरा कर, एक दूसरे को कंट्रोल करके क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जनपद। तो अब मान ले थोड़ा एरिया क्या हो गया, बड़ा हो गया, यहाँ के रूल रेगुलेशन थोड़े से क्या हो गए, बदल गए, ठीक है, थोड़ा बदलते जा रहा है। पहले एकदम सामान्य जीवन था, थोड़ा सब चेंजेस आ रहा है। तो एक और जनपद होगा, पैसा बढ़ ही रहा है, पैसा तो रुक ही नहीं रहा है, इनके चीजें बदल रही है, यहां भी ये सबको हेड कर। अब क्या चाहेगा कि ये जनपद अब इस जनपद को क्या करे, कंट्रोल करे। और ये जनपद जब इस जनपद को कंट्रोल करेगा तो यहीं से एक बड़ा क्षेत्र का उदय होगा और इसी को कहा जाएगा महाजनपद।
क्या कहा जाएगा? महाजनपद। ये जो 600 बीसी हम पढ़ रहे हैं, वैदिक काल हमारा जैसे हम देख रहे हैं कब खत्म हो रहा है, तो कब खत्म हो रहा है, ये परिवर्तन कब आ रहा है, 600 में खत्म हो रहा है, तो 600 बीसी की हम बात कर रहे हैं, इस टाइम ये परिवर्तन हो रहा है। इस 600 बीसी में भारत में 16 मोस्ट पावरफुल महाजनपद थे। क्या थे आपका? 16 शक्तिशाली क्या थे? महाजनपद। मतलब एक सामान्य जीवन जो छोटा सा कबीला होता था, अब वो भारत में भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के परिवर्तन होने के कारण 16 छोटे 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 किंगडम बोल सकते हो या महाजनपद शब्द का प्रयोग करो, महाजनपद में क्या हो गए? डिवाइड हो गए। और इसी 16 महाजनपद को आपके दिमाग में सेट करना है कि आखिर ये पूरा भारत 16 महाजनपदों में डिवाइड था, तो ये 16 महाजनपद कौन थे? अगर वो 16 महाजनपद, आप सीजीपीएससी मेंस का क्वेश्चन उठा के देखिए, सीधा वहां पर क्वेश्चन आता है 16 महाजनपदों के नाम लिखिए। आपका सीजीपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स उठाकर देखिए, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है कि आपका महाजनपदों को उसके कैपिटल के साथ मैच कीजिए, उसकी राजधानी के बारे में बताइए। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अभी तो मैं महाजनपद आपको बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा, कितने प्रकार के होते थे, क्या था, लेकिन अभी फिलहाल आपको उन 16 महाजनपदों को जानने की क्या है? आवश्यकता है। तभी आप आगे के इतिहास को क्या कर पाओगे? समझ पाओगे। तो देखिए, जो पॉजिटिव चेंजेस आया, उन्होंने किसको जन्म दिया? महाजनपद को। और यही आपके भारतीय इतिहास का कौन सा टॉपिक होगा? 6वें नंबर का टॉपिक होगा। मतलब जैन और बौद्ध पढ़ने के बाद हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? महाजनपद। तो उस समय ये रहेगा बेटा, इसको पढ़ाने का मतलब ही क्या है कि उस समय मैं वो कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में अपना समय व्यर्थ नहीं करूंगा, सीधा मैं आपको समझा दूंगा क्या? महाजनपद। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो 5 प्रकार के परिवर्तन हुए और धीरे धीरे यही परिवर्तन ने लोगों को इतना शक्तिशाली बना दिया कि आपस में लड़ना शुरू कर दिए, आपस में जीतना और क्षेत्र की भावना जो आ गई, और इस प्रकार से जो है 16 महाजनपदों का क्या हो गया? जन्म हो गया। अब आइए, आपको मैप में देखना है कि आखिर वो 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। अभी केवल महाजनपद देखना है, कैपिटल्स 16 देखो, 16 दूनी 32 नाम याद करने हैं। 16 अभी याद करो, 16 को जब मैं पढ़ाते पढ़ाते जब सीक्वेंस में आऊंगा तो उस समय आपको 16 याद रहेगा, तो आपको 16 और याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप एक मैप से जो है आप आराम से 16 महाजनपदों को इस मैप में अपन ट्रेस कर सकते हैं कि 16 महाजनपद कैसे। देखिए, दिमाग में बस सेट करना है, सबसे पहला 2 महाजनपद वर्तमान भारत से दूर है। एक का नाम है, ये सब कहां है? अफगानिस्तान में थे, ठीक है। एक है आपका कंबोज। क्या नाम है? कंबोज। अब यहां से थोड़ी आपकी अग्नि परीक्षा शुरू हो रही है। अब यहां से आपको थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर डालना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। कंबोज, पहला महाजनपद का नाम क्या है जी? कंबोज। क्या नाम है? कंबोज। सुने होंगे, ये घोड़ों, लिखना नहीं है, मैं जितना बोर्ड में लिख रहा हूं लिखना उतना है, दिमाग में याद रखना है। कंबोज वही जगह है जहां बहुत आपके अच्छे ब्रीड के हॉर्स या घोड़ा मिलता था। यहीं से युद्ध के लिए क्या लाया जाता था? घोड़ा लाते थे, घोड़े। समझ में आ रहा है? तो ऐसे याद रखना, ये एसएससी वगैरह में पूछता है सवाल कि कौन सा महाजनपद आपका हाइब्रिड आपके हॉर्स के लिए या घोड़े के लिए फेमस था, तो क्या मार के आओगे? कंबोज। जस्ट उसके बाजू में आपका एक जगह याद रखना है, क्या जी? गांधार। सुने होगे, महाभारत तो देखते हो विकट, हाँ करते होगे कि अलग बात है। तो गांधार मतलब तक्षशिला वाला गांधार नरेश, गांधारी शकुनी, सुने होंगे, हाँ यहीं से आए थे पासा खेलने, कहां? हस्तिनापुर, ठीक। ये कंबोज और गांधार ये दोनों कहां है? भारत से, वर्तमान भारत से बाहर है, यानी अफगानिस्तान में। उसके बाद एक बीचों बीच सेंटर में याद रखना है यहां पर, ठीक है। यहां पर जो है वो है आपका कुरु। क्या है आपका? कुरु। कुरु यही है दिल्ली, जिसको आप अभी वर्तमान में क्या कहते हो? दिल्ली। यही है वो जगह, इंद्रप्रस्थ नाम सुने थे महाभारत में, जिसको पाने के लिए आपका बहुत उत्साहित होते थे, हाँ। तो यही है इंद्रप्रस्थ, कुरु, बस याद रखना है अभी। उसके बाद ये आपका राजस्थान वाला एरिया, ये वाला, यहां पर है आपका मत्स्य। क्या है आपका? मत्स्य। यहीं पर भीम ने किंचक की हत्या की थी, विराट नरेश, विराट नगर, ठीक है। ये सब ऐतिहासिक पौराणिक जगह है। इतना दिमाग पर प्रेशर मत डालो, 16 महाजनपद है, बस आप दिमाग में डालो कि इस समय भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ है। ये बहुत पावरफुल एरिया है, सब अपना अपना इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस है, मान लो कोई किसी का कंट्रोल नहीं है और अपना अपना शासन चला रहा है, कोई किसी के अधीन नहीं है। तो कौन हो गया? कंबोज, गांधार, कुरु और आपका मत्स्य, याद रहेगा। अब उसके बाद देखो एमपी वाला पार्ट, तो एमपी में एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर,
ये वाला है आपका अवंती। क्या है आपका? अवंती। अवंतिका लिखते हैं, बोलचाल की भाषा में आप अवंती पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अवंती, अवंती सुने ही होंगे। माहिष्मती सुने? माहिष्मती इसी की राजधानी है। किसकी? अवंती की। अगर जो आप मगध साम्राज्य सुनते हैं, अगर मगध साम्राज्य को कोई हरा सकता था, बाहुबली यही सब सुने होंगे, तो मगध साम्राज्य को अगर कोई हरा सकता था तो केवल कौन था? अवंती था। इसलिए कई बार आप व्यापम वगैरह छोटे मोटे एग्जाम में देखते हैं, मगध साम्राज्य का सबसे बड़ा अपोनेंट महाजनपद कौन था पूछेगा, कौन है? अवंती है। कौन है? अवंती। और ये बाजू में आपका छत्तीसगढ़, कौन आपका? चेदी। चेदी नरेश शिशुपाल, हाँ, खुद अपने गलती मर गए थे। हाँ, याद आ रहा है? यही है शिशुपाल का गढ़ चेदी। चेदी से ही छत्तीसगढ़ बना है, हीरालाल जी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखना, कंबोज, गांधार, मत्स्य, कुरु, अवंती और चेदी। और ये सबसे दक्षिण महाराष्ट्र एरिया में है एक तो कौन सा? अस्मक। कौन है आपका? अस्मक। ठीक है, ये पॉइंट को ऐसा मत समझना ना, ये ऐसा बताने के लिए, अस्मंक मत पढ़ना, ये पॉइंट ऐसा है, यहां पर है, ऐसा टाइप का है ना। ठीक है, तो यहां पर याद रखना। ठीक है, मत्स्य, अवंती, चेदी और अस्मक। तो 2 2 4 और 3 7, इधर याद हो गया। अब आ जाओ थोड़ा सा बिहार वाला एरिया। कौन सा एरिया आपका? बिहार। बिहार में आपको 3 याद रखना है। ये है अंग, अंगराज कर्ण, सुने होंगे, इसी को दे दिए थे दुर्योधन, जा मित्र ले आज से बात तू भी राजा, ऐसा याद आ रहा है? अंग, अंग महाजनपद। और अंग के ऊपर में है आपका कौन सा? वज्जी। ये है वैशाली वाला एरिया, आप सुनेंगे। ठीक है, महावीर स्वामी जी के बारे में जब पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध जी के बारे में जब पढ़ेंगे, तो ये एरिया बहुत हाईलाइट है। क्यों है? कि वज्जी जो महाजनपद था, वहां पर आपका रिपब्लिकन चलता था, मतलब गणराज्य चलता था। वहां पर मोनार्की नहीं था, राजतंत्र नहीं था, वहां पर राजा शासन नहीं करता था, वहां के लोग शासन करते थे। ठीक है, ये अलग डिफरेंट टाइप का महाजनपद है, तो उसको अलग से देखेंगे। और इन सब का से ज्यादा ताकतवर कौन है? मगध, सुने होंगे। जरासंध, मगध राजा जरासंध के अत्याचारों से ही लोग भागकर कहां आए थे? छत्तीसगढ़। याद आ रहा है? ये सब जानोगे, सबसे रिलेट होगा। अब जो बचा है, ये 7 3 10 हो गया, अब सब जो बचा है वो कहां आ जाएगा? यूपी में। तो यूपी में एक याद रखना, पांचाल, पांचाली, पांचाल नरेश, याद आ रहा है? एक याद रखना पांचाल। एक याद रखना है आपका सूरसेन। क्या है आपका? सूरसेन, मथुरा वाला एरिया, याद आ रहा है? एक याद रखना है आपका कौशल। क्या है आपका? कौशल, श्रावस्ती, अयोध्या वाला एरिया। एक आपका याद रखना है वश। कौन सा आपका? वश। वश कौन सा आपका? कौशाम्बी। ठीक है, तो एक हो गया पांचाल, एक हो गया आपका सूरसेन, एक कौशल, एक आपका वश। और कौन कौन सा छूट रहा है? ठीक है ना, इस मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये 10 हो गया, और 10 4 कितना हो गया? 14। तो ये हो गया पांचाल, ठीक है, ये सूरसेन, ये कौशल, ठीक है, ये हो गया वश। ठीक है, हाँ, एक है आपका कौशाम्बी, कुशीनगर वाला। ठीक है, एक नहीं, वश, वश है, वो वश का ही है। एक मिनट ना बेटा, थोड़ा सा ना, हाँ, मल्ल, अहिच्छत्र वाला। ठीक, वेरी गुड बेटा। ठीक है, पांचाल हो गया, सूरसेन हो गया, कौशल हो गया, वश हो गया, मल्ल हो गया, और एक आ जाएगा बेटा काशी, वाराणसी वाला। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका कितना हो गया? 16। तो ये यूपी में है पूरा, वर्तमान उत्तर प्रदेश काफी बड़ा था। ठीक, ये वाले एरिया आप कहां ले आओ? आपका बिहार में। ये दोनों आपका आ जाएगा एमपी। एमपी के नीचे वाला एरिया कहां आ गया? महाराष्ट्र में। ये वाला आपका आ गया कहां? राजस्थान। ये वाला एरिया कहां आ गया? दिल्ली। ठीक है, और ये वाला एरिया कहां आ गया आपका? अफगानिस्तान। इस प्रकार से 16 महाजनपदों में इस समय सारा चीज डिवाइड था। और याद रखेंगे, इन 16 महाजनपदों में अब देखो, अब क्या सभी क्या है? महाजनपद है। सभी क्या है जी? महाजनपद। तो सबसे मोस्ट पावरफुल जो महाजनपद था, सबसे शक्तिशाली, 16 में भी सबसे पावरफुल जो महाजनपद था, वो कौन था आपका? मगध। अब मगध क्यों ज्यादा ताकतवर था, ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि उनका जो भूगोल है, उनका जो भौगोलिक आर्थिक स्थिति है, वो अन्य महाजनपदों की तुलना में काफी स्ट्रांग था। और कहते हैं ना, संसाधन होना जरूरी नहीं है, इंसान के पास किताब होना जरूरी नहीं है, उसको पढ़ने वाला, पढ़ने की क्षमता भी तो होनी चाहिए ना। मगध के पास जो संसाधन था, उन्होंने उसको बेहतर उपयोग किया।
मतलब उपयोग करना इंपॉर्टेंट था, इतना शानदार मैनेजमेंट था उनका। और इसीलिए महाजनपद के रूप में अगर आप देखोगे तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन रहा है? मगध रहा है। अब ये जो महाजनपद है, ये महाजनपद आपस में क्या होंगे? टकराएंगे। आपस में इनके बीच क्या चलेगा? लड़ाई झगड़ा होगा। भाई मगध भी चाहेगा कि वे काम करता हूं, मैं तो हूं ताकतवर, अंग को जीत लेता हूं, वज्जी ये सबको कंट्रोल कर लेता हूं, पूरा एक तरफा मेरा क्या हो, भारत में शासन हो। और इसीलिए जब महाजनपद और महाजनपद जब आपस में टकराएंगे तो जो जीतेगा अब वो बड़ा सा नाम कहलाएगा, और यहीं से शुरू होगा एम्पायर की कहानी, यानी कि साम्राज्य की कहानी। जब एक महाजनपद दूसरे महाजनपद को हराएगा, दूसरे महाजनपद को अपने कंट्रोल में लेगा, तब अब वो महाजनपद नहीं, अब वो कहेगा ये मेरा एम्पायर है, ये मेरा क्या है? साम्राज्य है। क्योंकि इन 16 महाजनपदों को अपने अंडर में लेने वाला पहला जो शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। और यही कारण है कि भारतीय इतिहास के इस टॉपिक के अगले क्रम में आप अगला जो चैप्टर पढ़ते हैं उसी का नाम हो जाता है मगध साम्राज्य। ये आपके सिलेबस का अगला चैप्टर, मतलब 6 हो गया था, ये कौन सा नंबर है? 7वां चैप्टर रहेगा, मगध साम्राज्य। समझ में आ रहा है मगध साम्राज्य क्यों पढ़ रहे हैं? अगर मान लो इसी समय अवंती जीत जाता तो क्या पढ़ते? अवंती साम्राज्य। वज्जी जीत जाता तो क्या पढ़ते? वज्जी साम्राज्य। यहां पर जो सबसे पावरफुल रहा उन्होंने ही अपना एम्पायर बनाया, और काफी लंबे समय तक मगध साम्राज्य जो है बिल्कुल पूरे भारत में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप बोलोगे, या सेंट्रलाइज्ड रूल बोलोगे, केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था अपनाई, और पूरे सेंटर से उन्होंने पूरे भारत को क्या कर लिया था? नियंत्रित कर लिया था। अब देखो ये जो मगध साम्राज्य है यही हमारा 7वां टॉपिक होगा। तो मगध साम्राज्य में शुरुआत में कितने डायनेस्टियों ने शासन किया है? डायनेस्टीज तो याद रखेंगे कितने वंशों ने शासन किया है? 4। शुरुआत के जो, अब डायनेस्टीज मतलब देखो समझना यहां तक, अभी तक हमारा जो लाइफ था सामान्य जीवन था, अब राजा बनेगा तो राजा का बेटा ही क्या बनेगा जी? राजा। अब यहां पर राजतंत्र की भावना आ गई, लोकतंत्र लगभग, डेमोक्रेसी पूरा समाप्त हो गया है। अब जनता तय नहीं करेगी कौन राजा बनेगा, राजा मरने से पहले अपने बड़े बेटे या जो भी जिसको योग्य समझता है वो क्या बना देगा? राजा बना देगा। तो अब वंश परंपरा चलेगी, तो वंश परंपरा चलेगी। तो शुरुआत में मगध साम्राज्य में कितने वंश थे? 4। एकदम याद रहना चाहिए, 4। नाम तो एकदम रट लो बेटा भी। सबसे पहले जो है वो है आपका हर्यंक डायनेस्टी, यानी कि हर्यंक वंश। इनको रिप्लेस करेगा कौन? शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग को आपका रिप्लेस करेगा कौन? नंद डायनेस्टी। और नंद डायनेस्टी को ही रिप्लेस कर कर इस पूरे भारत और विश्व का सबसे फेमस, सबसे शक्तिशाली डायनेस्टी आएगा, और इसी का नाम है मौर्यन डायनेस्टी। नाम एकदम याद हो जाना चाहिए, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो क्वेश्चन को भी सुन लो, इससे क्वेश्चन बन सकता है मगध साम्राज्य का पहला वंश कौन सा था? क्या लगा के आओगे? हर्यंक वंश। कभी कभी यही याद नहीं आता है। या आपको पूछेगा मगध साम्राज्य में जो रूल हुआ है, जो रूल किए हैं, उन डायनेस्टीज का आप सीक्वेंस अरेंज कीजिए, क्रम जमाइए। तो पहला नंबर पर कौन होगा? हर्यंक, दूसरे नंबर पर शिशुनाग, तीसरे नंबर पर नंद, और चौथे नंबर पर कौन होगा? मौर्य। अब देखो यहां पर अभी तक मैंने ज्यादातर डेट का उपयोग नहीं किया, ईयर का उपयोग नहीं किया, आपको भी नहीं करना है। अभी तक मैंने 2 ही ईयर बताया है, 1500 से 600, 1500 से 1000, और आपका 1000 से 600, इतना ही बस याद, अपने हिसाब से मत डालना। अब जो मैं यहां पर बता रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पर आप इन लोगों का जो कहानी है वो स्टार्ट होगा कब से? 544 से। तो 544 से 412, अभी भी बीसी में चल रहे हैं ना, 544 से 412 किसका टाइम पीरियड रहेगा? हर्यंक वंश। 412 से 344 किनका रहेगा? शिशुनाग का। 344 से 323 किसका रहेगा? नंद वंश का। और 323 से लेकर, ठीक है, 184 बीसी तक रहेगा मौर्य। बेसिक यहां इतना ही जानना है ना, इसके बारे में और कुछ नहीं, ये कभी नहीं पूछेगा डेट। फिर भी हम इतिहास को समझ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा जानना है कि हाँ 5 4 3 1 ऐसा याद रखना। 5 क्या याद रखना है? देखो इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं। ये सोचो ये 5 में था, ये किस में आ गया? 4 में, ये किस में आ गया? 3 में, और ये किस में आ गया? 1 में। देखो 5, ठीक है, 5
4 3 1, इतना है ऐसे दिमाग में तो रहेगा। 5 4 3 1 है। अब हल्का हल्का याद रखना, देखो 5 44 से 4 12, 4 12 से फिर 5 44 से इसको क्या कर दो सीधा सीधा 3 44, 3 44 से 3 23 और 3 23 से सीधा लगभग 1 84। कई बुक में 1 87, इसके पीछे मत जाना, जो अब मैं बता रहा हूं केवल उसी को याद रखना। तो ये 4 वंश आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। कैसे मगध साम्राज्य आया, कैसे मौर्य साम्राज्य आया? जनपद जन जन से लड़ा, जनपद बना, जनपद जनपद से लड़ा, महाजनपद बना। महाजनपद कितने थे? 16। कंबोज, गांधार, कुरु, मत्स्य, अवंती, चेदी, अस्मक, अंग, वज्जी और मगध। इधर आ गए तो पांचाल, ठीक है, आपका कांसी, कौसाम्बी, सूरसेन, ठीक है, कौशल, ठीक है, मल्ल। ये सब आपका मोस्टली ऐसे ही आपको याद करना है। मेन आपको टारगेट करना है कौन से महाजनपद को? आपका मगध। याद रहेगा 5 4 3 1, 5 44 3 44 3 23, 5 44 से 4 12, 4 12 से 3 44, 3 44 से 3 23, 3 23 से 1 84। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखिए, तो अब हम कितने वंश पढ़ चुके हैं? 4 वंश पढ़ चुके हैं। 4 वंश कौन कौन से जी? 4 वंश, हाँ, सबसे पहले कौन है? हर्यक वंश, ठीक है। फिर कौन है आपका? शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश, ठीक है। फिर कौन है आपका? नंद वंश। फिर कौन है आपका? मौर्य वंश, ठीक है। मान लो कभी इसमें भी आपको दिक्कत गया कि कौन कैसे याद रखे, तो ध्यान से अगर देखोगे तो देखो, हर्यक वंश, क्या नाम है आपका? हर्यक। ये क्या है आपका? शिशुनाग, ठीक है। और ये कौन है आपका? नंद। तो ऐसा थोड़ा सा याद रखना, हर्यक मतलब हरि है, हरि से क्या बना? नाग। अरे भगवान विष्णु बैठे रहते ना, और वो एक समय में किनके पालन पोषण में किनके बेटे थे? नंद के। देखो सब वैसी है, सोचने का आवश्यकता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के याद कर लो, तो तीनों वंश अपने आप है। हरि नाग है, हरि का नाग है, नंद बाबा है। लास्ट में कौन आ गया? मौर्य। अब देखो इसमें आपको मेन जो रूलर्स उनको याद रखना है, बस यही इसका मेन। अभी से हम उसको याद रख लेते हैं। तो इसका जो सबसे पहला जो राजा था उसका नाम है बिंबिसार। बिंबिसार। 4 वंश दिमाग में डालो और उसके बाद डालो आपका बिंबिसार, ठीक। बिंबिसार का जो बेटा रहेगा उसी का नाम है अजात शत्रु, सुने होंगे, ठीक है। अजात शत्रु के नाम से राजेंद्र प्रसाद जी जाने जाते थे, याद है नहीं? पढ़े होंगे, ठीक है। अजात शत्रु का टाइटल था उनका, ठीक। आपका अजात शत्रु के बेटे का नाम क्या है आपका? उदयन। क्या नाम है आपका? उदयन। और अंतिम जो लास्ट रहेगा, वो बीच का कोई मतलब नहीं है, अंतिम जो रहेगा उसी का नाम है नागदशक। क्या नाम है? नाग। अब देखो बेटा समझना, मैं जो बोल रहा हूं ना उसको भी दिमाग में रखा करो, क्योंकि एग्जाम में वही याद आएगा। जहां से नाग खत्म होगा वहीं से क्या शुरू होगा? सुना, एकदम दिमाग में, क्योंकि आप पेपर खोल लेना व्यापम का, बार बार प्रश्न दिखेगा ना कि आपका हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कौन था? नागदशक। नहीं याद आया मान लो, तो हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश है? शिशुनाग। तो बिल्कुल नाग से ही क्या बनेगा? नाग बनेगा। नाग दशक के अंत से ही क्या बनेगा? शिशुनाग बनेगा। याद रहेगा? तो बिंबिसार याद रहे, अजात शत्रु और उदयन, ये 3 मेन है। मगध साम्राज्य को एक्सपांड करने में इनका जो रोल रहा है वो शुरू में काफी महत्वपूर्ण रहा है, इनका ही देन है। उसके बाद कौन आ गया? शिशुनाग। तो जान तो रहे हो ना कैसे कन्वर्ट होते थे। तो अगर मान लो ये बहुत कमजोर है, ये अच्छे से शासन नहीं कर रहा है, तो उसके ही व्यक्ति, चाहे उसका कमांडर इन चीफ हो या उसके परिवार का कोई व्यक्ति ही, उसको मारकर क्या बन जाता था? राजा। और उनको जो टाइटल अच्छा लगता था वो क्या कर लेते थे? लगा लेते थे। तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, मार दिए। जैसे आज भी ये परंपरा चलती रहती है, कई बार तो देखियोगे काफी समय में, तो ये मार दिए, वंश परंपरा बना दिया। अब इसका पहला राजा जो रहेगा वो कौन है आपका? शिशुनाग। नाम से ही, अब ये इसको मारा, नाग को मार दिया और नया टाइटल लगा दिया, क्या? शिशुनाग। और शिशुनाग का जो बेटा था, नाग कैसा था? काला। तो अपने बेटे का नाम क्या रख दिया? कालाशोक। 2 राजा मेन है ना, एक शिशुनाग और एक कालाशोक। और इस वंश का
अंतिम शासक आपको याद रखना है बस आपका नंदीवर्धन। क्या याद है आपका? नंदीवर्धन। बस इतना ही जानना है ना, इतने जान रहे तो काफी। शिशुनाग और कालाशोक ही मेन है शिशुनाग वंश का, और अंतिम कौन है आपका? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन को रिप्लेस करेगा ये वाला व्यक्ति, तो इसका नाम है, एक याद रखना है, महापद्मनंद। कौन है आपका? महापद्मनंद। महापद्मनंद, ठीक है। और इसी का बेटे का नाम क्या था? धनानंद। क्या नाम है आपका? धनानंद। धन की इच्छा, धन की लालसा रखने वाला, जो धन में डूबा रहे, वही क्या है? धनानंद है। तो नंद वंश में दो राजा है, कौन कौन आपका? महापद्मनंद और धनानंद। धनानंद ही इस वंश का क्या है? अंतिम राजा है। और इसी को रिप्लेस करके क्या आएगा? मौर्य डायनेस्टी। इसी को क्या करेगा आपका? रिप्लेस। देखिए, इसको ये रिप्लेस किए, ठीक है, इसको ये रिप्लेस किए, और इसको रिप्लेस कर रहे हैं हमारे सबसे बड़े राजा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। यहां से शुरू होगा, ठीक है। अब चूंकि इसका टाइम भी जानना है, देखो टाइम अब इसी का बस जानना है, बाकी का नहीं जानना है। तो 323 से क्या होगा? स्टार्ट होगा, और ये कब तक रहेंगे? 298 तक। ये थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। ये सब बीसी में है अभी। इसका जो बेटा है वो कौन आएगा? बिंदुसार। कौन आएगा आपका? बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार, ये है बिंबिसार, ये कौन है? बिंदुसार। तो टेंशन मत लेना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये रहेगा 298 से 272, ठीक है। कब से रहेंगे आपका? 292 से 272। और इसी के बाद इनका लड़का रहेगा कौन? अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक। 272 से, ठीक है, आपका 232 तक, बीसी तक, ठीक है। और अशोक के बाद और भी कई राजा लोग आएंगे, पर आपको इस वंश का अंतिम शासक जानना है, और उसी का नाम था वृहद्रथ। कौन था आपका? वृहद्रथ। पुराणों के अनुसार, अगर आप पुराण के हिसाब से जाएंगे, तो पूरे मगध साम्राज्य का पहला राजा भी किसको मानते हैं? वृहद्रथ। इसी के बेटे का नाम, फिर आगे वंश का नाम जरासंध, वही वाला लाइन बढ़ेगा। तो अभी पुराणों के हिसाब से नहीं चलना है भैया, है जो एक्चुअल अपन इतिहासकार लोग जो लिखे हैं, अभी हम धार्मिक ग्रंथ को ऐड नहीं करेंगे, बाद में सब पढ़ेंगे पुराण के हिसाब से, वो भी बताएंगे। इतना स्ट्रक्चर पहले आपके दिमाग में बनना चाहिए। पहले बिंबिसार, अजातशत्रु, और कौन आ गया? उदयन। अंतिम कौन? नाग। नाग को कौन खत्म किया? नाग। शिशु नाग, और नाग कैसा है? कालाशोक। फिर कौन आ गया? नंदीवर्धन। कौन आ गया? नंदीवर्धन। फिर आ गया आपका, इसको रिप्लेस किया कौन? महापद्मनंद। फिर कौन आया? धनानंद। धनानंद को कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसका बिंदुसार। फिर ये डेट थोड़ा सा 323 से 298, 298 से 272, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछा रहता है कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य की जो, अब उनका मेथड अलग था, संलेखना था, तो संलेखना पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य कब अपना शरीर का त्याग किया था, ऐसा पूछ देता है अचानक, तो वो थोड़ा सा आपको याद रहे कि हाँ भाई 298 था, ऐसा वो सब बाद में देखेंगे। नहीं भी याद हो रहा है डेट तो मत भागिए, 3 नाम याद रखिएगा, 4 नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल आपके कई बार पूछ चुका है कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक मौर्य, मगध का भी पूरा अंतिम है, और मौर्य का भी क्या है आपका? अंतिम है, वृहद्रथ। इतना अगर याद हो गया तो आपको मौर्य साम्राज्य या मगध साम्राज्य को पढ़ने में बहुत कम समय और बहुत सटीकता से आपका एकदम याद हो जाएगा। अब केवल क्या जानना है, अगर ये याद हो गया तो ये क्या क्या काम किया है, क्या क्या, कैसे इनकी क्या चीज हुई है, कैसे लड़ाई हुआ, क्या हुआ, ये सब बस जानना रहेगा, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं मैं उनको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, पूरा अभी फटाफट इसको चलिए, तो यहां से आप एकदम याद करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। यहां से आपका पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। इस जगह से जनपद, जनपद आया 16 महाजनपद, 16 महाजनपद को दिमाग में सेट करिए, अभी याद हो जाएगा तो हो जाएगा, बाद में नहीं होगा भैया। 16 महाजनपद फटाफट एकदम रिमाइंड करिए। 16 महाजनपद को रटने के बाद 4 वंश और चारों डायनेस्टीज के 2-2, 3-3 रूलर हैं, उनको याद करिए फटाफट। याद होगा तो ही मतलब है। याद हो गया। यहां तक क्लियर है? ठीक, मैं बढ़ूं आगे। हेलो सर। हेलो। हाँ हाँ जी सर, ये मैं बोल रहा था सर, ये जो महाजनपद है, 16 महाजनपद, तो सर एक बार स्टेट वाइज बता दीजिए ना, स्टेट में कौन कौन सा मतलब है। देखो, ये वाला एरिया जो है ना, अभी की स्टेट के हिसाब से बता रहा हूं, ये तो अफगानिस्तान में है, ठीक है, ये अफगानिस्तान में है, मैं लिख देता हूं जी, है ना, आप परेशान मत होइए, हालांकि मैं बाद में बताता, लेकिन आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति ने मुझे लिखने पे मजबूर कर दिया, ठीक है। अफगानिस्तान, ये आपका राजस्थान है, वर्तमान राजस्थान है, ये वर्तमान दिल्ली वाला एरिया है,
ठीक है, ये वर्तमान पूरा यूपी वाला एरिया है, ये पूरा एमपी वाला है, ये महाराष्ट्र वाला एरिया है, और ये वर्तमान का बिहार वाला एरिया है। तभी तो कहते देखो ना, आर्य संस्कृति केवल उत्तर भारत तक ही तो सीमित थी। आर्य कल्चर को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले अगस्त ऋषि जी थे, ठीक है। अगस्त ऋषि जी ने ऊपर की संस्कृति को कहां ले गए, नीचे। इसीलिए बोलते हैं आर्य की संस्कृति ऊपर से नीचे गई है, पर भक्ति नीचे से कहां गई है, ऊपर। रामानंद जी के नाम सुने ही होंगे, पढ़ेंगे सब चीज धीरे धीरे, ठीक है। तो स्टेट वाइज आपको ये याद रखना है। अभी मैं और बताऊंगा, मैं तो पूरा आपको क्लासिफिकेशन समझाऊंगा कि कैसे कैसे याद कराऊंगा, मोटा मोटा भी याद रखना है, ठीक है। और ये हल्का सा आपको याद रहे, हरियक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, ये डेट नहीं, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, डेट याद नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन नाम को नहीं भूलना है। नाम आपका याद होना चाहिए कि भाई हरिया कौन से, शिशुनाग, इसको याद करने के चक्कर में हरिया के बाद नंद बोल दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मत करो, नहीं करोगे तो भी नहीं, आपका पूरा जीवन चल जाएगा इतने में, 4 ठो नाम में। ये नहीं रखोगे तो भी है, लेकिन ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये नाम याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट इसको रिवाइज करो जल्दी से, फिर अपन इसके बाद वाला टॉपिक जो है कवर करते हैं। और बिल्कुल अभी आपको समय मिल रहा है, क्योंकि इतिहास थोड़ा सा गति अभी आप लोगों के हिसाब से अपन चला रहे हैं, तो थोड़ा सा समय मिलता है तो बार बार रिवाइज करो, क्योंकि मेरी गति जिस समय बढ़ेगी तो आप उसको फिर कवर नहीं कर पाओगे अगर ये सब चीजें याद नहीं रहेगी। अब उस समय भी बोलोगे कि सर बिंदुसार याद नहीं है, सर ये धनानंद बता दो ना, तो फिर वहां पर दिक्कत होने लगती है, फिर मैं धनानंद के बारे में जो बताऊंगा वही याद नहीं होगा, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, चलिए थोड़ा सा रिवाइज करना बेटा घर जाके, अभी तो मैं बार बार बढ़ाऊंगा। अब देखो आपका यहां तक आप क्या समझे, हम कहां तक पढ़ लिए हैं, अंत में मौर्य वंश, यहां तक समझ में आ गया है, ठीक है। मौर्य वंश पढ़ लिए हैं। कितना टॉपिक, कौन सा नंबर का टॉपिक हो गया है, 7। अब देखो मौर्य के बाद हमको पढ़ना है, ठीक है, आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य के बाद। तो जब मौर्य के बाद है तो कोई ना कोई नाम होगा, इसीलिए इनको कहा जाता है लेटर मौर्यन पीरियड या मौर्य उत्तर। उत्तर मतलब होता है बाद का, मौर्य के साथ उत्तर शब्द जुड़ गया। मौर्य के बाद का काल कौन सा काल रहा है, मौर्योत्तर काल रहा है। कौन सा काल रहा है आपका, मौर्योत्तर काल रहा है, याद रहेगा। ये मौर्योत्तर काल को लगभग हमको समझने के लिए भी पढ़ना है ना। 184 से हम छोड़ रहे हैं, कहां से छोड़ रहे हैं, 184। 184 तक क्या था आपका, मौर्य डायनेस्टी था, वहां से लेकर, ठीक है, 184 से 240 कहां तक जाना है, 240। अब देखो ये बीसी है, ये क्या है, बीसी। बीसी 1 हो जाएगा, यहां तक आते थे क्या हो जाएगा, 1, यानी 0 होके फिर से 1 से कन्वर्ट होगा। अब यहां पर क्या चलेगा, एडी। तो देखो मौर्य जो लेटर मौर्यन पीरियड है वो बीसी और एडी दोनों समय में रहेगा। पूरा बीसी भी कवर कर लेंगे और आगे 240 साल कहां कवर कर लेंगे, आपका एडी भी कवर कर लेंगे। तो 184 बीसी से लगभग 240, क्योंकि 240 के बाद गुप्त स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो गुप्त स्टार्ट होगा मौर्यन, लेटर मौर्यन के बाद, तो यहां तक का काल क्या कहलाएगा, मौर्योत्तर काल। और ये मौर्योत्तर काल बड़ा अजीब काल रहा है। यहीं पर अब हमें वेस्टर्न कल्चर से थोड़ा बहुत अब हमारा जुड़ाव होगा। हम भले ही बोलते हैं कि अंग्रेजों के समय वेस्टर्न कल्चर आया है, लेकिन सही मायने में अगर आप देखोगे तो यहां से अब हमें कहीं ना कहीं विदेशी संस्कृति का प्रभाव भारत में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब यहां पर विदेशी लोग भारत में क्या करेंगे, आक्रमण। इसलिए पूरे मौर्योत्तर काल को कितने भागों में पढ़ते हैं जी, 2 भागों में। कितने भागों में, 2। एक को बोला जाता है, ठीक है, इंडिजियस रूलिंग डायनेस्टी या देसी शासक या भारतीय शासक, जो यहीं से आएंगे, वीरभद्र को हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे और आ जाएंगे। लेकिन अब दान डालेंगे, इन लोग कमजोर हो गए हैं रह करके। चंद्रगुप्त मौर्य तो नहीं है, पहले चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार जैसे राजा होते थे ना, किसी की भारत में हिम्मत नहीं होती थी कि भारत में क्या करे, आक्रमण करे। अब जान गए कि कमजोर हो गए थोड़ा सा, तो यहीं पर आपका होगा फॉरेन रूलिंग डायनेस्टी, यानी किसके बारे में पढ़ोगे, विदेशी शासकों के बारे में। ये समझना है, मतलब मौर्योत्तर काल को आप पढ़ रहे हो, 8वां नंबर का चैप्टर है, तो 8वां नंबर में आपको क्या पढ़ना है, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल को कितने भागों में बांट के पढ़ोगे, एक देसी शासक और एक क्या होगा, विदेशी शासक। अब इसमें क्या प्रश्न पूछता है, देसी शासक में सबसे पहला जो आपका स्टार्ट होगा उसी को कहा जाएगा सुंग वंश। क्या कहाएगा, सुंग डायनेस्टी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, मौर्य के पतन के बाद सबसे पहला डायनेस्टी कौन सा था, तो क्या लगाओगे, सुंग। मौर्यों के बाद भारत में कौन शासन करेगा, सुंग शासन करेंगे। कौन करेंगे, सुंग। सुंग को रिप्लेस करेगा कौन, आपका कण्व वंश। कौन सा वंश आपका, कण्व वंश, कण्व डायनेस्टी। कण्व को रिप्लेस करेंगे कौन, सातवाहन। कौन आएंगे, सातवाहन, सुने होंगे।
छत्तीसगढ़ में भी सातवाहनों का क्या रहेगा? प्रभाव। और सातवाहनों को रिप्लेस करेंगे कौन? वाकाटक। कौन रहेंगे आपका? वाकाटक। ये 4 क्रम है ना, मौर्य के बाद 4 क्रम याद रखिए, सीक्वेंस, सुंग, कण्व, सातवाहन और वाकाटक। ये कौन है? ये भारत के ही राजा थे जो एक दूसरे को रिप्लेस किए, एक दूसरे को हराए और शासन किए। लेकिन इस समय भारत में विदेशियों का क्या होगा? आक्रमण होगा। और सबसे पहला कौन आएगा पूछेगा, तो सबसे पहला आएगा बैक्ट्रियन लोग। कौन आएंगे? बैक्ट्रियन, या इसी को क्या कहते हैं? यवन के लोग। बैक्ट्रियन को रिप्लेस करेंगे आपका कौन? शक। कौन आएंगे आपका? शक। इसी को बोलते हैं सिथियन। क्या बोलते हैं? सिथियन। इसको रिप्लेस करके कौन आएगा? पहलव। इसी को बोलते हैं पार्थियन। क्या बोलते हैं? पार्थियन। और एक इसी को रिप्लेस करके आएंगे कौन? कुषाण। कौन आएंगे? कुषाण। इसी को बोलते हैं यूची। क्या बोलते हैं आपका? यूची। ठीक है, तो ये देखो, बैक्ट्रियन, इसी को यवन नाम दे देते हैं, कभी कभी शक, सिथियन, पहलो, पार्थियन, कुषाण, यूची। ये भी क्रम में आज मैंने बताया था, कोड हमेशा याद रखना, BSP और के, BSP के, ऐसे याद रखना। इधर तो याद ही रहेगा, सुंग, कण्व, सातवाहन। ठीक है, आपको खुशी होगी जानकर इनके बारे में हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनके बारे में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज तक जो भी क्वेश्चन आएगा वो छत्तीसगढ़ के इतिहास से ही आता है। इंडियन हिस्ट्री में इनका थोड़ा सा योगदान थोड़ा कम है। मेन आपको क्या पढ़ना है? सुंग और सातवाहन। इसमें आपको जो मेन पढ़ना है वो है आपका कौन? शक। और एक कौन पढ़ना है आपका? कुषाण। बाकी को थोड़ा हल्का हल्का बेसिक आपका नॉलेज होना चाहिए। तो ये क्रम आप याद रखिए, हम देखेंगे कि क्या क्या है। क्रम अगर आपको याद रहेगा तो पढ़ने में दिक्कत नहीं जाएगा। इतना याद कर लोगे अगर, तो कल मैं इनके छोटे मोटे जो फेमस राजा थे उनका नाम आपको बताऊंगा। और उसके बाद से फिर हम आगे 9वें टॉपिक गुप्त, गुप्तोत्तर, राजपूत, बस 10 टॉपिक है एंशिएंट का, और आपका सिलेबस क्या हो जाएगा क्लियर। इसी 10 टॉपिक पर हमको वृहद चर्चा करना है। क्लियर है? ये याद रखना है। मौर्य, आपको अगर पूछे मौर्य के बाद कौन सा काल आया, तो क्या मारोगे? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल को कितने भागों में बांटे? 2 भाग में। कौन कौन सा? इंडिजियस और फॉरेन रूलिंग डायनेस्टी। इंडिजियस रूलिंग डायनेस्टी में कौन कौन थे? सुंग, कण्व, सातवाहन और वाकाटक। आपका इसमें कौन थे फॉरेन रूलिंग डायनेस्टी में? बैक्ट्रियन, शक, पहलव और कुषाण। ये क्रम अगर आपको याद रहेगा तो आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। 2-2 4-4 राजा ना, ज्यादा नहीं है, उसका नाम पढ़ेंगे। मेन फिर आपका मेन रहेगा कौन? गुप्त। मेन कौन रहेगा आपका? गुप्त। क्लियर है? अब यहां तक जो आप पढ़े हो, ठीक है, तीसरा दिन है। तीसरे दिन में जो मैंने आपको यहां से रिलेट करके बताया पूरा, देखो यहां से कैसे एकदम फ्लो में, एक बार सोच तो कैसे बोलना है उसको। जब मैं पूछूंगा तो बोलोगे रे भैया। देखो कैसे बोलना है। सबसे पहला मानव सभ्यता का उदय हुआ, और पहला एज कौन सा आया? पाषाण काल। पाषाण काल को कितने भागों में बांटे? 3 भागों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नवपाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटे, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। फिर आया तांबा। तांबा के कारण क्या हुआ? ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल संस्कृति किसमें कन्वर्ट हो गई? सिंधु घाटी में, या हो सकते हैं बाहर से आए होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में के बाद जो भारत में आया कौन? आर्यंस आए। आर्यों ने ही, कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि आर्यंस जो ही थे वो सिंधु घाटी सभ्यता का डिक्लाइन के लिए कारण माना जाता है। आर्य आए, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया, वैदिक साहित्यों की रचना की गई। वैदिक साहित्य संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और क्या थे आपका? आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी थी? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो इनका टाइम पीरियड था 1500 से 600, जिसको 2 भागों में बांटे थे, 1500 से 1000 ऋग्वेद और 1000 से 600 सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसी को ध्यान में रखकर इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक को ऋग्वैदिक, एक को कहा गया उत्तर वैदिक। ये दोनों में 5 परिवर्तन हुए। एक परिवर्तन आप देखोगे भूगोल, एक आर्थिक, दूसरा राजनीति, तीसरा राजनीतिक, चौथा सामाजिक, 5वां धार्मिक। इन 5 परिवर्तन को 2 भागों में बांटे, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। नकारात्मक परिवर्तन ये हुआ कि समाज में असमानता आ गई, कर्मकांड बढ़ गए, जिसके कारण महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने अपना एक नया धर्म लाया, जिसको हम जैन धर्म और क्या बोलते हैं आपका? बौद्ध धर्म। पॉजिटिव ये हुआ कि धीरे धीरे लोग समृद्ध हुए, थोड़ा सा शक्तिशाली हुए, जन जन को हराकर जनपद बनाया, जनपद जनपद को हराकर महाजनपद बनाया। और महाजनपद कितने थे आपका? 16। एक कंबोज, गांधार, कुरु, मत्स्य, अवंती, चेदी, अस्मक, अंग, वज्जी और आपका मगध। ठीक है,
उसके बाद क्या हो गया आपका, काशी देख लिए, मल्ल देख लिए, पांचाल देख लिए, आपका कौशल देख लिए, कौशाम्बी वत्स देख लिए, ठीक है। ऐसे करके सूरसेन, ऐसे आपके 16 महाजनपद हो गए। उसके बाद इसमें सबसे शक्तिशाली कौन था, मगध। मगध ने बाकी महाजनपदों को नियंत्रित किया और एक साम्राज्य की स्थापना की जिसे क्या कहते हैं, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में कितने वंश थे, 4, हरियंक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। इसके राजाओं को थोड़ा पढ़ लो, बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक, शिशुनाग, कालाशोक और नंदीवर्धन, महापद्मनंद, धनानंद। इधर आ गए तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और कौन आ गया आपका, अशोक। डेट अगर याद करना है तो अच्छी बात है, 544 से 412, 412 से 344, 344, 344 से 323, 323 से 184। उसके बाद सीधा आगे बढ़ गए चंद्रगुप्त का, तो 323 से 298, 298 से 272, 272 से 232, वहां तक हो गया। फिर आए लेटर मौर्य। लेटर मौर्य को कितने भाग में पढ़े, 2, 184 से लेकर 240 तक, बीसी से एडी, 2 भाग में पढ़ेंगे, एक देसी एक विदेशी। देसी में सुंग, कण्व, सातवाहन और वकाटक, विदेशी में बैक्ट्रियन, शक, पहलो और कुषाण। इस तरीके से इसको अगर आप जमा ले अपने दिमाग में तो निश्चित तौर पर आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ना पढ़ने में, ना सुनने में, ना समझने में, क्योंकि आगे पूरा हम उसको कहानी बेहतर स्टोरी के तौर पर पढ़ेंगे तो कंटेंट भी आपको मिलेगा, चीजें भी दिमाग में रहेगी। तो इतना कल आप रिवीजन करिए, ठीक है। कल हम गुप्त वंश यानी कोशिश करेंगे कि कल हम एंशिएंट का टॉपिक पूरा खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद कहाँ आएंगे, मिडिवल। भले ये लगता है ना थोड़ा सा कि ये क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन यही मेन है। अगर इसको डाल लिए अपने दिमाग में तो फिर पूरा इतिहास आपको समझ में आ, क्लियर है। चलिए, तो इतना आप रिवीजन करके ईमानदारी से आइए, कल मिलते हैं, कल पढ़ते हैं। तब तक आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। आगे की वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें पटेल सर क्लासेस ऐप में आपको ADEO की लाइव क्लास, ADI की स्पेशल छत्तीसगढ़ की लाइव क्लास, CGPSC प्रीलिम्स की लाइव क्लास की कोर्स और ADEO की टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर ऑफर प्राइस में मिलेगी। कोर्स ज्वाइन करने के लिए अभी डाउनलोड करें पटेल सर क्लासेस ऐप। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।